नमस्कार दोस्तों। तो अब हमारा इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है डीमेटालाइजेशन और रीमेटालाइजेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सिक्योरिटीज़ को अगर आप डीमेटालाइज करते हो, यानी कि आप उसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उस सिक्योरिटीज़ को आप डीमेटालाइज फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। या फिर अगर आपको वो सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आप उसको रीमेटालाइज आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं। डीमेटालाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू होल्डिंग इन बुक एंट्री इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये क्या है, एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सिक्योरिटीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मतलब हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होता है लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, पहले क्या था कि 1996 से पहले जितने भी आपके पास सिक्योरिटीज़ थी वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब वही सिक्योरिटीज़ आप उसको डीमेटालाइज फॉर्म में, आपका जो डीमेट अकाउंट है आप उसके अंदर रखते हो। अगर आपको वो सिक्योरिटीज़ फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको रीमेटालाइज आप उसको करोगे। इन द डीमेट फॉर्म वन इन्वेस्टर्स शेयर्स आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर्स शेयर्स। दीज शेयर्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट नंबर्स। दीज शेयर्स आर फुल्ली fungible. Fungibility means that any share of a company is exactly the same as any other share of that company. अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कंपनी के शेयर अलग अलग होंगे, बिल्कुल वो सिमिलर होंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता रखी, देखिए यहाँ पर है दिस शेयर डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट नंबर्स, यानी इन शेयर्स का जो नंबर्स है वो अलग अलग नहीं होता कि ठीक है कि इसका नंबर ये है, इसका नंबर वो है। मतलब इसमें कोई आपको ये नहीं आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों वो सेम ही होंगे। और रीमेटालाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हम जो सिक्योरिटीज़ होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ISIN, यानी कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोबारा से, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ ए 12 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए सिक्योरिटीज़। यानी कि ये एक ऐसा नंबर होता है जिसकी मदद से आप जो सिक्योरिटीज़ है आप उसको ईजिली आप पहचान सकते हो और आप यही पता लगा सकते हो वो सिक्योरिटीज़ कौन सी कंट्री की है और उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें। द सिक्योरिटीज़ इंक्लूड शेयर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स एट्सेट्रा। अब जैसे कि जो सिक्योरिटीज़ है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, शेयर्स भी आ सकते हैं, बॉन्ड्स भी, म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स है वो भी आ जाते हैं। सिक्योरिटीज़ विद विच ISINs कैन बी यूज्ड इंक्लूड डेट सिक्योरिटीज़, शेयर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स। अब इसके अंदर जो हमारे जो डेट जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। अब डेट सिक्योरिटीज़ हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, फीचर्स हो गए, तो वो भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ISIN ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। तो ISIN जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैनेज करती है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो रही हैं उनको, ठीक है, तो इनके नंबर्स को यही मैनेज करती है। ISIN is uniquely identified as security. Its structure is defined in ISO 6166. Securities for which ISINs are issued include bonds, commercial paper, equities and warrants. Think of it as a serial number that does not contain information characterizing financial instruments but rather serves to uniformly identifying a security for trading and settlement purposes। तो आप इसके बारे में ये सोचिए कि एक तरीके का एक सीरियल नंबर होता है जिसके अंदर कोई जो इस स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब आप उसको पहचान के बस ये बता सकते, मतलब पढ़ के आप ये बता सकते हो कि ये जो सिक्योरिटीज़ है वो कितनी इशू की गई हैं, और मतलब उसमें अलग अलग नंबर होते हैं जिसमें आप उसको पढ़ के ये बता सकते हो कि ये इक्विटी है,
वैसे इक्विटी की पहचान तो नहीं हो पाती है, बस ये पता चलता है कि हाँ, कि अगर आपने इक्विटी बाय करी है तो साफ आप समझ जाओगे कि हाँ कि वो इक्विटी है, और इक्विटी आपको कितनी इशू की गई है वो भी आपको उसी से पता चल जाएगा। ISIN कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये जो होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब जो इसमें सबसे पहले जो हमारा पार्ट होता है उसे बोलते हैं ए प्रीफिक्स, और दूसरा होता है ए बेसिक नंबर, और फिर थर्ड होता है हमारा एंड ए चेक डिजिट। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो पहला होता है ए प्रीफिक्स, सेकंड होता है ए बेसिक नंबर, और थर्ड होता है हमारा ए चेक डिजिट। द प्रीफिक्स इज़ ए 2 लेटर कंट्री कोड। तो जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, वो कंट्री कोड होता है। और जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर हम IN की बात करें, IN, ठीक है, तो वो किसके लिए है, वो इंडिया के लिए है वो। द कंट्री कोड इज़ फॉलोड बाय ए 9 कैरेक्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक नेशनल सिक्योरिटी। और जो हमारा कंट्री कोड होता है उसके अंदर अराउंड 9 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो भी होगा हमारा। और ये हमको असाइन करता है गवर्नमेंट्स बॉडीज़, मतलब गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इशू करती हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय ए सिंगल कैरेक्टर चेक डिजिट विच विल वैलिड द ISIN कोड। यानी कि अब ये जो भी कोड असाइन करती है गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है, तो ये हर सिक्योरिटी के लिए एक सिंगल कैरेक्टर होता है। मतलब ये नहीं होगा कि जो 2 सिक्योरिटीज़ होंगी उनके जो सिंबल होंगे वो सेम होंगे, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। फॉर सिक्योरिटीज़ गेटिंग एडमिटेड ऑन CDSL। अब जैसे ही सिक्योरिटीज़ एंट्री करती हैं, ठीक है, ऑन CDSL, द ISIN इज़ अलॉटेड टू दो सिक्योरिटीज़ ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द CDSL। अब जैसे ही मतलब CDSL के पास जैसे वो सिक्योरिटीज़ आई, तो जो ISIN है वो क्या करेगा, उनके लिए जो नंबर्स है वो उनको अलॉट करना वो स्टार्ट कर देगा। अलॉटमेंट ऑफ ISIN फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो नंबर जो इशू किए जाते हैं वो इशू किए जाते हैं, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए जो नंबर इशू किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमें एग्जांपल दे रखा है। सपोज एट मान लेते हैं एक सिक्योरिटीज़ है, तो उसका नंबर ये है INE 4756010112। अब इसको हम देखो कैसे कैसे हम पहचानेंगे। देखिए IN का नंबर है, IN का मतलब है इंडिया, IN का मतलब क्या है, इंडिया। फिर E बता रहा है कि किस टाइप की कंपनी है, कंपनी किस टाइप की है। फिर 01 हमको क्या बता रहा है कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसका वो कितनी है, मतलब वो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, क्या है 01। फिर आगे जो 01 है उसका मतलब क्या है, इशू नंबर, कि अच्छा कि इसको इस सिक्योरिटीज़ को जब इशू किया गया था कि तो इसका जो नंबर है वो 01 है, और जो दूसरी इशू की गई होगी उसका अलग होगा, तीसरी का अलग होगा। और फिर जो लास्ट में बचा हमारा 2, वो क्या हमारा चेक डिजिट। द थर्ड डिजिट E is the above example may be E, F, A, B और 9। यानी देखिए यहाँ पर हमारा जो E था, E, ठीक है, तो ये E भी हो सकता है, F हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। Each one carries the following meanings: E कंपनी, F म्यूचुअल फंड यूनिट। तो यहाँ पर E का मतलब है कि अच्छा ये जो सिक्योरिटी ये इशू करी कंपनी ने। F का मतलब है म्यूचुअल फंड ने। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छा वो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बस इस टॉपिक बस इतना ही था, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बारी आती है प्लेज की और अनप्लेज की। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्लेज का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब अगर हम सिक्योरिटी मार्केट में, तो हम अपनी सिक्योरिटीज़ हम प्लेज रखते हैं, यानी कि हम गिरवी रखते हैं, और बदले में हो सकता है कि हम मार्जिन वर्जिन लें। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है और हमारे पास उतना फंड नहीं है हमारे उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी जो शेयर वगैरह हैं हम उसको प्लेज रख सकते हैं। और
तो उसके बदले में क्या होगा कि जो हमारा ब्रोकर रखा हो वो हम पैसा दे देगा, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम उससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो और अनप्लेज इसका उल्टा हो गया कि मतलब जो सिक्योरिटीज़ आपने गिरवी रख रखी थी, अब आपने पेमेंट वगैरह कर ली और आपने सिक्योरिटीज़ आपने छुड़वा ली। अब ज़रा थोड़ा सा और पढ़ते हैं डिटेल में। प्लेज इज़ एन एक्टिविटी ऑफ टेकिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ बाय द इन्वेस्टर। तो प्लेज का मतलब सिंपल से यही है कि हाँ कि जो इन्वेस्टर है वो अपने सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखता है और उसके अगेंस्ट में वो लोन ले लेता है। द इन्वेस्टर इज़ कॉल्ड एज प्लेजर, ठीक है। तो जो अब इन्वेस्टर ने उसको रखा है सिक्योरिटीज़ को प्लेज पे, तो इन्वेस्टर को हम क्या बोलेंगे, प्लेजर। द एंटिटी हु इज़ गिविंग द लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड एज प्लेज। अब जो एंटिटी इन्वेस्टर को पैसा दे रही है उसके अगेंस्ट में, तो वो कहलाएगी प्लेजी, ठीक है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे बताई गई कि देखिए अगर आपको चाहे प्लेज रखना हो या फिर आपको लोन देना हो, उन दोनों ही केस में आपका जो अकाउंट है वो डिपॉजिट के पास होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोन दे रहे हो, ठीक है, सिक्योरिटी के बदले में, तो उस सिक्योरिटी उसको आप कहीं ना कहीं तो रखोगे, तो वो तो आपने जो आपका जो डीमैट अकाउंट होगा आप उसमें रखोगे। तो उस केस में आपके पास तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिपॉजिट के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ देकर अगर आप लोन ले रहे हो, तो यानी कि पहले आपने उसको कहीं ना कहीं तो रखा होगा। अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो पहले आप उसको अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें रखोगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा, ऐसे नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपकी सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो आपको लोन लेना मतलब आपको लोन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन अगर आपके पास जो सिक्योरिटीज़ है वो फिजिकल फॉर्म में है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और आज के टाइम पे देखें तो ना के बराबर ही है, क्योंकि एटलीस्ट वो डीमेट फॉर्म में तो हों। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब भी अगर आप सिक्योरिटीज़ को आप प्लेज रखते हो और बदले में अगर आप लोन लेते हो, तो वो जो आपकी सिक्योरिटीज़ होंगी वो सामने वाले के डीमेट अकाउंट में वो ब्लॉक होगी, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि या तो आप मना कर दो कि हाँ कि मेरे पास लोन का मतलब जो पैसा है वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, मतलब आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तो उसको वो सेल आउट करके अपना पैसा जो है वो रिकवर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिक्योरिटीज़ दिए तो वो उसको सेल कर देगा, नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगा। वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट दे आर ब्लॉक्ड सो दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन फिजिकल फॉर्म शेयर्स हैव टू बी प्लेज शेयर्स हैव टू बी हैंडेड ओवर टू द प्लेजी। तो अगर हम बात करें फिजिकल फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर हमें डीमैट अकाउंट में नहीं रखना पड़ता, वो जो जिससे हम लोन दे रहे हैं हम उसको देना होता है। मतलब कि अगर हम ऑनलाइन अगर हम अपने सिक्योरिटीज़ के बदले में अगर हम पैसा ले रहे हैं, तो वो जो सिक्योरिटीज़ होंगी वो हमारे अकाउंट में ब्लॉक होंगी। देखिए प्लेजर, ठीक है, बोला था ना, देखिए यहाँ पे प्लेजर, यानी कि अगर सिक्योरिटीज़ के बदले में मैं लोन ले रहा हूँ, तो सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में रहेंगी लेकिन वो ब्लॉक रहेंगी, मैं उसको यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और जब टाइम आएगा मेच्योरिटी पीरियड का, तो उस टाइम पे फिर देखा जाएगा कि अगर आप नहीं पे कर पाते तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप पेमेंट कर देते हो तो जबकि सिक्योरिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली वो अनब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन। तो हम पहले समझते हैं कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। तो ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जब आप सिक्योरिटीज़ की जो ऑनरशिप है आप उसको चेंज करते हो, सिक्योरिटीज़ की जो ऑनरशिप है आप चेंज करते हो। देखिए यहाँ पे हम सेल नहीं कर रहे, यहाँ पे जो उसकी ऑनरशिप है हम सिर्फ उसको चेंज करा रहे हैं। तो उस केस में जो प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, तो उस केस में हमें कुछ
कुछ लीगल स्टेप्स होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। जैसे कि अब उसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, एंडोर्समेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विच द डीपी हेल्प द इन्वेस्टर्स इन। अब सेकंड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज़ द लीगल चेंज ऑफ ऑनरशिप। अब देखिए यहाँ पर भी ऑनरशिप चेंज हो रही है, बट लेकिन इस यहाँ पे जो केस है वो अलग है। यहाँ पे या तो डेथ हो रही है या फिर मान लेते हैं कि जो ऑनर है मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको यूज़ कर पाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। मतलब वहाँ पर भी ऑनरशिप चेंज हो रही है, बस यहाँ पे जो सिचुएशन है बस वो चेंज हो गई है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीज एंड अनफ्रीज। डीपी अकाउंट्स में बी फ्रोजन बाय डिपॉजिटरीज और पार्टिसिपेंट्स और बाय द अकाउंट होल्डर। द डिपॉजिटरी or participants may freeze the account in case of any discrepancy in the account like non submission of PAN card etc. तो जो आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फ्रीज की जा सकती हैं, मतलब आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन वो किन के थ्रू की जा सकती हैं, तो वो है डिपॉजिटरीज के थ्रू, पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, या फिर आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी है या फिर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किन किन केस में वो कर सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट हो, या फिर हो सकता है कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हों जो आपने सबमिट ना करे हों, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं वो फ्रीज की जा सकती है। ए डिपॉजिटरी अकाउंट होल्डर कैन फ्री सिक्योरिटीज laying in the account for as long as he or she wishes. ए डिपॉजिटरी अकाउंट होल्डर कैन फ्री सिक्योरिटीज़, ठीक है, मतलब जो जैसे सपोज मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप उसको फ्रीज कर सकते हो जितना टाइम पीरियड के लिए चाहो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं सिर्फ आप इतने टाइम पीरियड के लिए आप कर सकते हो। बाय फ्रीजिंग द अकाउंट होल्डर कैन स्टॉप अनएक्सपेक्टेड डेबिट्स और क्रेडिट्स और बोथ क्रीपिंग इनटू द अकाउंट। अब अगर अब मान लीजिए आपका अकाउंट अगर फ्रीज होगा तो सिंपल सी बात है कि अब उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब ना उसमें से सिक्योरिटीज़ निकल पाएंगी और ना ही उसके अंदर सिक्योरिटीज़ जा पाएंगी। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग। अब यहाँ पे जो फ्रीजिंग है वो भी अलग अलग टाइप की है, यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला है हमारा फ्रीजिंग फॉर डेबिट। हेयर एनी डेबिट इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी पास्ड। अब कुछ हो सकता है कि आप ये कर दो कि आपके अकाउंट फ्रीज हो जाए, लेकिन जो फ्रीज है वो डेबिट वाला है, तो उसमें क्या होगा कि उससे आपके अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा आपका अकाउंट लेकिन डेबिट नहीं होगा। फ्रीजिंग फॉर ऑल, अगर फ्रीजिंग फॉर ऑल है तो उसके अंदर मतलब उसमें डेबिट हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही चांसेस हैं। ISIN फ्रीजिंग, हेयर इज स्पेसिफाइड ISIN कैन बी फ्रोजन फॉर डेबिट। हो सकता है आप एक स्पेसिफिक जो सिक्योरिटीज़ है आप सिर्फ उसको करना चाहते हो फ्रीज। हो सकता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड भी है और इक्विटी वगैरह भी है, ठीक है, तो आप चाहो तो एक जो स्पेसिफिक जो सिक्योरिटीज़ है आप उसको भी फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। बस वहाँ पर आपको जो उसका ISIN नंबर जो है बस आपको वहाँ पर आपको डालना होता है। क्वांटिटी फ्रीजिंग, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर तो अगर सिर्फ एक डालोगे तो सिर्फ एक होगा, दो डालोगे 2 3 4, वो आपकी जो ज़रूरत है उसके ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं इसी से रिलेटेड। एन अकाउंट होल्डर कैन फ्रीज द अकाउंट फॉर एनी ऑफ द अबव mentioned types by giving an appropriate instruction। तो जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रीज हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का जो फ्रीज है आप उसका यूज़ कर सकते हो इन केस अगर आप अपना अकाउंट फ्रीज करना चाहते हो, या फिर अभी पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी है आप उसको फ्रीज करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। सच इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन टू द DP एटलीस्ट 1 full वर्किंग डे पीरियड टू द डेट ऑफ फ्रीज। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप अपनी DP को दे सकते हो, लेकिन एक दिन पहले एटलीस्ट वन फुल वर्किंग डे
पीरियड टू द डेट ऑफ फ्रीज। ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं कि अगर आप परसों आप चाहते हो कि हाँ कि मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो, तो आपको एटलीस्ट एक यानी कि आपको आज आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, तभी क्या था जो आपका अकाउंट है या जो आपकी सिक्योरिटीज है वो फ्रीज हो पाएगी। तो आप जब कभी भी ऐसी आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, द फ्रीज इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट एंड इज शोन अंडर द हेडिंग स्टेटस। ठीक है, अभी जो फ्रीज वाली जो इंस्ट्रक्शन है आपको कहाँ मिलेगी, ट्रांजेक्शन वाली जो स्टेटमेंट है आपको उसमें मिलेगी, वहाँ पे लिखा और फिर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे एक नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नॉमिनेशन। बाय फिलिंग अप एंड signing on the nomination form that is provided by the DPs, individuals can make nominations in demat accounts। मतलब जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसके तो वहाँ पर एक आपको फॉर्म मिलता है, तो वहाँ पर आप नॉमिनी कहते हैं आप डाल सकते हो, और अगर आपको चेंज करवाना तो आप बाद में उसको चेंज भी करवा सकते हो। ऐसे कोई मतलब कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद है फिर बिड एंड आस्क स्प्रेड। अब ये क्या होता है, देखिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में आप शेयर बाय सेल करोगे तो वहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होगा वहाँ पे आपको दो सेक्शन आपको देखने को मिलते होते हैं, एक होती है बिड, एक होता है आस्क। तो बिड वाले में आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, एक तरफ आपको क्वांटिटी और एक तरफ देखने को मिलेगा आपको अमाउंट। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि अच्छा जो बायर हैं उस, अब मान लेते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ है, मतलब रिलायंस का जो शेयर है वो चल रहा है 3,000 रुपये पे चल रहा है, तो बिड वाला जो सेक्शन है आपको ये दिखाएगा कि एक एक ऐसा बायर है जो कि रिलायंस का जो शेयर है वो ख़रीदना चाहता है 299, ठीक है 2999 पर, और उसकी क्वांटिटी ख़रीदना चाहता है 1000। तो इस तरीके से और भी बायर होंगे जिन्होंने अपना प्राइस डाला होगा, ठीक है, और क्वांटिटी डाली होगी कि हाँ कि मैं इस पर मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो प्राइस है यहाँ पर मतलब बिड वाले में इससे आपको कम में देखने को मिले, हो सकता है ज़्यादा में देखने को मिले कि हाँ कि नहीं मुझे 3,000 एक पे मुझे ख़रीदना है। और वैसे आमतौर पर तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बायर हूँ तो मैं सिंपल बात है मैं कम प्राइस पे मैं ख़रीदना चाहूँगा। अब अगर मैं आस्क का अगर हम बात करें आस्क की, तो यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पे मिलेंगे आपको सेलर, एक तरफ होगा आपका अमाउंट, एक तरफ होगा आपकी क्वांटिटी, कि जो सेलर है हो सकता है मांग रहा हो 3,050 रुपये और वो सेल कर रहा हो 50 क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको और भी आपको मिल जाता है वहाँ पे, मतलब आपको पूरी अच्छी खासी लिस्ट मिल जाती है कि अच्छा जो बायर हैं कहते हैं वो कितनी बिड लगा रहे हैं, ठीक है, वो कितना प्राइस चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी आप वो बाय करना चाहते हैं। अब हो सकता है वहाँ पर आपको सिर्फ बायर मिले, सेलर ना मिले। अगर ओनली बायर होंगे तो सिंपल बात है आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो हिट होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है। तो बस ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर बस आपको कुछ MCQ दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।